सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला और मैं हूं सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, मुल्क के मुआशी हालात उसी तरह बरकरार हैं और नज़र ये आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा उसको रूल आउट करना पॉसिबल नहीं है। साथ साथ ये कि जो 9th रिव्यू है IMF का, उसके हवाले से MD IMF से मीटिंग हुई है आज शहबाज शरीफ साहब की, जो कि फ़्रांस में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मौजूद थे। और इस अहम मुलाकात में भी बताया यह जा रहा है कि जो 9th रिव्यू की कम्प्लीशन है और इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए उसके हवाले से डिस्कशन हुई है। और इसके साथ साथ अगर मुसद्दिक मलिक साहब की बात की जाए तो वो जो प्लान बी की तफसील बता रहे हैं वो भी काफ़ी हैरानकुन है। उनका कहना यह है कि तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ ममालिक का पाकिस्तान में है, और अगर IMF का प्रोग्राम ये नहीं भी पाया तकमील तक पहुँचता तो कुछ ना कुछ प्लान बी की सूरत में पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा देने के लिए उनके पास मौजूद है। तो इस पर यह देखना होगा कि प्लान बी जो है ये कितना कारगर है और इसमें क्या कुछ शामिल है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स है वो भी हम देख रहे हैं कि लंदन दोबारा से उसका मरकज़ बनता जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब कल लंदन रवाना होंगे और वहाँ पर जहांगीर तरीन साहब पहले ही अपने इलाज के सिलसिले में मौजूद हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी साहब भी वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि किसी अहम मीटिंग का भी इम्कान है लंदन में और कल ये मीटिंग हो सकती है जिसमें मुल्की सियासत पर भी ख़ासा जो है वो एक स्ट्रेस दिया जाएगा। साथ साथ जो पाकिस्तान में हीट वेव की सूरत हाल है वो भी काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुकी है। डॉक्टर्स भी ये एडवाइस कर रहे हैं कि बाहर निकलने से पहले शहरियों को जो है वो एहतियात करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो लोड शेडिंग है उसने एक दोहरा अजाब शहरियों के लिए बर्पा कर रखा है, क्योंकि तकरीबन 6000 मेगावाट की लोड शेडिंग को रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये शॉर्टफॉल जो है वो 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है। और साथ साथ ये भी कि इस शॉर्टफॉल के साथ तकरीबन 10 घंटे की लोड शेडिंग मुल्क भर में रिपोर्ट की जा रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की जो सबसे अहम और बड़ी ख़बर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो आम समात हुई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि सिविलियन के ट्रायल वहाँ पर जो करने हैं उस पर पहले 9 रुकनी बेंच तश्कील पाया। और पहले ही समात का खासा इंपॉर्टेंट इवेंट आज हमने देखा जहां जस्टिस सरदार तारिक और काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ से इस बेंच से अलहदगी का जो है ना वो असर्शन सामने आई। और उन्होंने इस मौके पर साथ साथ ये भी कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है पार्लियामान के फ्लोर पे वो मौजूद था और जब तक उसका फ़ैसला नहीं होता तो ये जो बेंच है इसको मैं कोर्ट तस्लीम नहीं करता। और ये कहकर उन्होंने साथ ये भी ऐड किया कि मैं रिक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक उस बिल का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक इस समात को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द बेंच जो है उससे एतराज़ है। तो हमने ये भी देखा कि 2 से 3 महीने के बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को किसी बेंच में शामिल किया गया और उसके बाद ये तमाम डेवलपमेंट सामने आई। तो कंक्लूड करते हुए देखा यह गया कि तकरीबन 9 मई के बाद अब तक जितने अफराद गिरफ़्तार हुए हैं उनकी तफसील मांगी गई सुप्रीम कोर्ट में आज। और एतज़ाज़ अहसन साहब ने इस मौके पर दोबारा रिक्वेस्ट भी किया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को कि आप तशरीफ़ ना लेकर जाइए, आप बैठें, आप इस केस को सुनें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरा ओथ जो है मुझे ये परमिट नहीं करता कि मैं उसको वायलेट करते हुए यहाँ पर मौजूद रहूँ। और उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक ने भी उनकी बात से अग्रीमेंट शो किया और दोनों इस बेंच से अलहदा हुए। तो 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समात की। और मज़ीद इस समात का जो अहवाल है ये भी हम जान लेते हैं। सदीक जान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। सदीक, आज की समात में आप भी वहाँ पर मौजूद रहे और ख़ासी अहम डेवलपमेंट थी, क्योंकि 9 रुकनी बेंच से इस समात का आगाज़ होना था जो कि 7 तक रिड्यूस हो गया। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से अहम नुकात हैं जो आज की समात में ज़ेर बहस रहे? जी मुजम्मिल भाई, जो शुरू हुई आज की समात 11:54 पर 11:45 पर ये समात शुरू होना थी, लेकिन 11:54 पर जजेज़ आए और 11:54 पर समात शुरू हुई। जो पहला हिस्सा था समात का वो रहा 28 मिनट तक, क्योंकि 12:22 पर ये समात जो है वो ख़त्म हो गई थी और बेंच उठकर चला गया था। मामला कुछ यूँ हुआ कि आज जब समात शुरू हुई तो रोस्टम पर मौजूद थे लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब के जो बेटे हैं शहबाज खोसा, वो उनको असिस्ट कर रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, एतज़ाज़ अहसन साहब रोस्टम पर मौजूद थे। और वो तमाम वकला जो पेटिशनर हैं या जो पेटिशनर्स की तरफ से हैं वो सब जो है वो रोस्टम पर मौजूद थे। जैसे ही समात शुरू हुई तो लतीफ़ खोसा साहब का भी एक पहले तो जिस तरह उनका
एक तरीका है गुड टू सी यू कहना, अच्छे तरीके से वकला को वेलकम करना। उन्होंने वकला को वेलकम कहा क्योंकि ज़ाहिर है सीनियर वकला हैं, बड़े वकला हैं, बड़े नाम हैं और वो सामने मौजूद थे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने बात की। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी मैं सबसे पहले तो खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। उन्होंने इतना ही कहा था क्योंकि पहले इससे भी पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी आप में से सीनियर 3 वकील है वो शुरू कर दे दलाइल। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा सबसे पहले तो मैं खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। उन्होंने इतना ही कहा था कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब को पहले आने दें रोस्टम पर, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी मुझे खुशी का इजहार तो करने दें। तो काजी फाइज़ साहब ने कहा कि आप खुशी का इजहार बाहर जाके कीजिएगा, ये सियासी फोरम नहीं है। और वहीं से टोन वाज़े हो गई काजी फाइज़ साहब की कि उन्होंने ज़रा तल्ख लहजे में ये बात की, ज़रा गुस्से में ये बात की। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और काजी फाइज़ साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान की कौमी ज़बान में बात करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें वो लिख कर लाए थे, वो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने काजी फाइज़ साहब ने कहा कि जी सबसे पहले तो ये है कि ये जो हमें इख्तियार समाअत दिया गया है जजेस को, अदालतों को, ये आइन ने दिया है और आइन के तहत हमने हलफ लिया हुआ है और हमारा हलफ हमें ये बात कि हम जब भी इंसाफ करेंगे, जब भी फैसले करेंगे तो हम वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि कानून इस वक्त एक बना है, वो उन्होंने अदालती इस्लाहात के हवाले से जो कानून साजी है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, जिसके तहत 3 रुकनी एक कमेटी बनना थी और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल होना थी। उन्होंने फैसला करना था कि कौन सा केस 184(3) का टेकअप करना है, कौन सा नहीं करना, और अगर कोई केस टेकअप करना है तो वो किस बेंच में जाएगा। तो उस पर काजी फाइज़ साहब का ये कहना था कि उसको कानून को बनने से पहले ही उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया और अब वो ज़ाहिर है वो कानून बन चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। जिस बेंच ने समाअत की है उन्होंने ना तो उसको कलअदम किया है कानून को, ना ही उन्होंने उसको कहा है कि ये दुरुस्त है। तो इस तरह से उन्होंने ये इस बात पे खासा स्ट्रेस दिया कि आप सस्पेंड नहीं कर सकते किसी लॉ को, आप रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद उन्होंने और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने जैसे कहा, उन्होंने आज बताया कि वो क्यों 2 माह से बेंच में नहीं बैठ रहे। फिर उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक मौके पे उनसे पूछा कि आप अभी भी चैम्बर बार करना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं चैम्बर बार करना चाहता हूँ। उसकी वजह काजी फैसल साहब ने कहा कि देखें, अगर मैं बेंच में बैठता तो मैं अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता। मेरा हलफ ये कहता है कि मुझे आइन और कानून के मुताबिक काम करना है, तो कानून तो इसका कुछ और है, बेंच उसके मुताबिक बन नहीं रहे। फिर काजी फैसल साहब ने जिक्र किया उस केस का जो एक सोमोट उनके सामने लगा था, जिसमें उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया था कि 184(3) के जितने भी केसेस हैं उन पर समाअत रोक दी जाए जब तक जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो 184(3) के हवाले से जो है वो बन नहीं जाते कि इसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस पर यह भी कहा कि जिस तरह से वो एक बेंच बैठा, 6 रुकनी बेंच बैठा, उस 6 रुकनी बेंच ने बैठ के और मेरा जो बल्कि उन्होंने कहा उस फैसले से पहले, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से पहले जो 6 रुकनी बेंच ने दिया, उससे पहले जो इशरत साहब हैं जो रजिस्ट्रार थे, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई, सदमा हुआ, तजुब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को रजिस्ट्रार के सर्कुलर के जरिए कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो है वो इसको नजरअंदाज कर दिया जाए। सदीक साहब ये भी कि उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि मैं रिपीटेडली क्लैरिफिकेशंस देता रहा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पब्लिश ही नहीं की जा रही थी जो मेरी क्लैरिफिकेशंस थी सारी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी, एक नोट था, वो अपलोड हुआ वेबसाइट पर, लेकिन फिर वहां से उतार दिया गया। फिर उसके बाद काजी फैसल साहब ने जो इंक्वायरी कमीशन हुकूमत ने बनाया था उसको जिस तरह से काम से रोका गया उस पर भी उन्होंने एतराज़ किया। ये सारी उन्होंने एतराज़ात सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने कहा मैं ये रिक्यूज़ नहीं कर रहा, मैं बेंच से उठ रहा हूँ, मैं इसको बेंच ही नहीं मानता, मैं इसको अदालत ही नहीं मानता। ये इस तरह से नहीं होता जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। उस पर जब इत्तज़ाज़ हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने बहुत उनको रिक्वेस्ट की, बहुत उनको कहा कि बड़ा अहम मुकदमा है और आपके बैठने से बड़ी इस फैसले को बड़ी तक़वियत मिलेगी और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, आप बैठिए बेंच में। तो एक मौके पर जब इत्तज़ाज़ हसन साहब ने यह कहा कि देखें, अगर आपके दरमियान कोई चपकलिश है, कोई कश्मकश चल रही है, तो घर में भी ये चीज़ें होती हैं, तो इसको घर में बैठ के और आप सॉर्ट आउट करते हैं। तो उस पर काजी फैसल साहब भरम हो गए, कहते हैं कि जी हम ये अदालत आइन के मुताबिक बनी है, ये अदालत की तरह, ये घर की तरह नहीं, आप घर की मिसाल ना दीजिए। उसके बाद काजी फैसल साहब जो हैं वो बहुत गुस्से में थे, वो एक मौके पे उठ के खड़े हो गए और 1.5 मिनट तक वो खड़े रहे, पूरा बेंच बैठा रहा। यानी देखें ना कि इस बेंच में उनसे सीनियर सिर्फ एक ही जज हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, बाकी जो हैं 7 उनके जो जूनियर जजेस हैं वो सबके सब बैठ रहे और काजी फैसल साहब 1.5 मिनट तक खड़े रहे, जब तक फैसल सिद्दीकी साहब ने अपनी बात कंप्लीट नहीं कर ली, जब तक बाकी जजेस उठे नहीं हैं जाने के लिए, तब तक काजी फैसल साहब जो है वो खड़े रहे, बहुत गुस्से में थे। फिर वो ज़ाहिर है बेंच जो है वो
टूट गया, जब वो बेंच टूट गया तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोबारा तश्कील दिया, वो बेंच दोबारा आया। लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। लतीफ़ खोसा साहब के जो दलाइल थे उसमें यही था कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट में, और फिर कुछ और नुकात सामने ये आए कि अगर किसी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले किया जाता है तो क्या उस फैसले को कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और क्या ये मामला पहले हाई कोर्ट में जाना था या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। इन तमाम नुकात के ऊपर काफ़ी दलाइल भी हुए, सवालात भी हुए, जवाबात भी आए। लेकिन अब कल सुबह 9:30 बजे फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो दलाइल देंगे, उनके बाद फिर जवाद खाजा साहब की पिटीशन पे जो उनके वकील हैं वो दलाइल देंगे, और जो चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त है उसके हवाले से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। और उस पर आने से पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गई जो मैं मिस कर गया हूँ। जो कुछ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा उसको इंडोर्स किया सरदार तारिक मसूद साहब ने, लेकिन वहीं पर यह भी कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनको ये बात कही कि शायद मेरे इन 2 फाजिल दोस्तों के इल्म में नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के राइट साइड पर काजी फैसल साहब थे और उनके लेफ्ट साइड पे सरदार तारिक मसूद साहब थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है खुद उन्होंने टाइम लिया है अदालत से कि ये जो कवानीन बनाए हैं 2 अदालती इस्लाहात के हवाले से उनमें से कुछ ओवरलैपिंग हो गई है, कुछ कवानीन में मसलत है, उनको वो ठीक करना चाहते हैं। खुद हुकूमत ने टाइम लिया हुआ है कि वो उसको ठीक करना चाहते हैं। और जो सरदार तारिक मसूद साहब ने बात की उनके हवाले से काजी फैसल साहब ने यह कहा कि उनसे मेरी बात हुई, वो इस कशमकश में थे। तो काजी फैसल साहब के मुताबिक सरदार तारिक मसूद साहब ये कहते हैं कि वो आम केसेस तो सुनेंगे लेकिन 184(3) के केसेस नहीं सुनेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर सरदार तारिक मसूद साहब ने चंद रोज पहले ही 184(3) की जमात इस्लामी की जो दरखास्त है उसको सुना है सरदार तारिक मसूद साहब ने, जिनके बारे में काजी फैसल साहब ने यह कहा कि उन्होंने ये तय किया है कि वो आम केसेस तो सुनेंगे लेकिन 184(3) के केसेस नहीं सुनेंगे। तो इसमें अब जो है वो कल सुबह 9:30 बजे समाअत शुरू होगी, अदालत ने कह दिया। और चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर कहा गया है कि उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने पॉलिटिकल भी शामिल कर दी हैं। अदालत पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाएगी, अदालत सिर्फ और सिर्फ जाएगी प्योर जो कानूनी नुकात हैं, आईनी नुकात हैं उसके ऊपर। और अदालत ने जो 3 चीज़ें मांगी हैं, एक तो अदालत ने डाटा मांगा है कि पूरे पाकिस्तान से कितने सिविलियंस जो हैं वो गिरफ्तार हुए। दूसरा अदालत ने रिकॉर्ड मांगा है कि कितनों को मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के लिए हवाले किया गया है। तीसरा अदालत ने खवातीन की तादाद पूछी है कि खवातीन की तादाद कितनी है जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो सब जेलों में हैं, और कौन कहाँ पर है। और साथ ही अदालत ने यह भी पूछा है कि जो मिलिट्री कोर्ट में जिन लोगों को ले जाया गया है क्या उनकी कोई जमानत की दरखास्तें गई हैं, कहीं चैलेंज किया गया है, जो उनका हवाले किया गया है। ये सारा डाटा जो है वो अदालत ने मांगा। और एंड में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को बुलाकर कहा गया है कि इन सारे मामलात को देखें, जिस तरह से वकला को हिरासत किया जा रहा है, जो सहाफ़ी लापता हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर अदालत ने देखना यह है कि कल हुकूमत जो है वो देखे क्या रास्ता इख्तियार करती है ये समाज, जो खासी अहमियत की हामिल भी है। आगे बढ़ते हैं। जो हाल से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वज़ीर आज़म की आज MD IMF से मुलाकात हुई है और 9th रिव्यू की डिस्कशन उसमें सामने आई है। कल भी हम ये सुन रहे थे कि वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है इस पर IMF के हवाले से वो IMF के हुकाम से ये सर्टन पॉइंट्स टेकअप करेंगे कि आने वाला जो रिव्यू है उसमें पाकिस्तान को कुछ कंसेशन दी जाए। लेकिन इसहाक डार साहब की जो परफॉर्मेंस है वो एक तरफ, लेकिन साथ साथ जो उनका जलाल है वो भी देखने को मिल रहा है। वो इस तरह से कि सहाफ़ी हैं शाहिद कुरैशी, उनकी तरफ से आज सवाल किया गया इसहाक डार साहब से कि क्यों नाकामी फ़ेस करनी पड़ रही है पाकिस्तान को, क्यों IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा। तो बजाय क्लैरिफिकेशन देने के उन्होंने आगे से कैसे रिस्पॉन्ड किया, ज़रा ये देखिए आप। डार साहब आज बात करेंगे? बड़ी बात करते हैं नहीं, IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब। सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? क्योंकि तुम जैसे लोग हैं ना सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ। तो ये अफसोसनाक है कि आगे से पहले जवाब ये मिला सहाफ़ी को कि नाकामी क्यों हो रही है इस सवाल पर, जवाब ये मिला कि आपकी तरह के लोगों की वजह से। और उसके बाद में विजिबली नज़र भी आ रहा है कि पुश किया गया ये सहाफ़ी जो शाहिद कुरैशी हैं उनको, और शाहिद कुरैशी का अपना रद्द अमल इस सारे अकाउंट पे क्या है, ज़रा ये भी आपको दिखाते हैं। शायद ये बताएं क्या हुआ ये? ये देखें कि आज वज़ीर ख़जाना जैसे ही कौमी असम्बली से बाहर निकले तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो मैंने एज ए रिपोर्टर जर्नलिस्ट उनसे सवाल किया, क्योंकि मैं इकॉनमी बीट करता हूँ, कि सर IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म साहब भी गए हुए हैं अभी फ्रांस, तो क्या उनसे मुआहदा हो जाएगा, इस बारे में बात करनी है। तो वो कह रहे थे, शुरू में उन्होंने कहा, मैंने पार्लियामेंट में बात की, मैंने कहा सर मैंने IMF पे बात करनी है।
जैसे मैं उनसे सवाल करने गया तो उसके बाद इसाक डार ने के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको कहा कि इसको रोके। उन्होंने मुझको एक तरफ से पकड़ा और इसाक डार ने जो है वो हमला किया, थप्पड़ मारा। उसके साथ ही जैसे ही वो जाने लगे, मैं वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को कहा कि इसका पीछा करो और इसको सबक सिखाओ। वो जो एहलकार हैं वो पार्लियामेंट के दूसरे जो फ्लोर है वहां तक मेरे पीछे आए। फिर मैं PRA जो हमारा है ऑफिस में, फिर वहां निकल गया और वहां से फिर बीच बचाव करा के अभी मैं प्रेस गैलरी में मौजूद हूँ। तो सहाफ़ी शाहिद कुरैशी की गुफ्तगू आपने सुनी, जो क्लेम ये कर रहे हैं कि मुझ पे हमला आवर हुए हैं इसाक डार साहब और मुझे थप्पड़ भी उन्होंने मारा है। इस पर सदीक जान से जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद और उनसे पूछेंगे क्या ये मुनासिब रवैया या फ्रस्ट्रेशन को शो करता है इसाक डार साहब की। आफ्टर द ब्रेक। अब पता चला। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले इसाक डार साहब का जो रिस्पांस था सहाफ़ी शाहिद कुरैशी के सवाल के जवाब में, वो हमने आपको दिखाया, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि मुझ पर इसाक डार साहब ने हमला किया। सदीक, क्या लगता है ये देख कर कि वजह क्या हो सकती है इस नौइयत के रिस्पांस की जो कि इसाक डार साहब दिया है कि क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी, ये कहा कि आपकी वजह से IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा, और उसके बाद में जो सहाफ़ी क्लेम कर रहा है बड़ा सीरियस है, कंडेम करना चाहिए इसको। बिल्कुल, देखें, एक तो जो शाहिद कुरैशी बात कर रहे हैं, रिपोर्टर हैं ABN के, बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, हमें बहुत मुतहरिक नज़र आते हैं। और ये शाहिद कुरैशी जो रिपोर्टर हैं, ये तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी बहुत सख्त सवाल करते हैं और उनकी भी गुड बुक्स में नहीं थे। उनको भी बड़ा इनके हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रहते थे, गुस्सा रहता था। लेकिन बहरहाल उस दौर में ऐसा हमने नहीं देखा कि किसी वज़ीर ने अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो सरकारी सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनके ज़रिए इस तरह से एक सहाफ़ी को पकड़वाया हो। और फिर जो इसाक डार साहब, ज़ाहिर है वो कैमरा तो नीचे हो गया, लेकिन आवाज़ आप उसमें सुने, जो वो क्लेम कर रहे हैं वो सारे उसके सबूत और शवाहिद तो मौजूद हैं। तो दूसरा ये है कि मैंने अभी जो हमारे रिपोर्टर हैं इकॉनमी के बड़े ज़बरदस्त उमर हयात, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार इसाक डार साहब ये बताएं कि क्यों इतने फ्रस्ट्रेट हैं, क्यों इतने गुस्से में, एक सहाफ़ी सवाल कर रहा है, जवाब दें। तो उस पर उमर हयात साहब ने ये बताया कि देखें, आज शहबाज शरीफ साहब जो MD IMF से मिले, उसका ना कोई अलामिया सामने आया, ना कोई प्रेस रिलीज सामने आया, ना कोई ट्वीट सामने आया, ना उन्होंने कुछ किया। तो इसका मतलब यह है कि कोई खातिर खा उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। और इसाक डार साहब जो पहले बड़ी बड़ी भड़कें मारते रहे, धमकियां देते रहे, IMF को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई मुझे नहीं बताए, और बहुत सख्त बातें करते रहे IMF के वाले से, अब रास्ता कोई मिल नहीं रहा, फ्रस्ट्रेट हैं और गुस्से हो जाते हैं, कोई किसी सवाल का जवाब है नहीं। आप जो दावे करते रहे, पहले आप IMF को आंखें दिखाते रहे, अब आप कभी जाके सऊदी अरब को मिल रहे हैं, उनके लोगों को मिल रहे हैं, कभी आप जाके जो है वो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मिन्नतें कर रहे हैं, फिर आप अमरीकी सफ़ीर की जाके मिन्नतें कर रहे हैं। आप एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे मुल्क के पास जा रहे हैं, सबके जाके पाँव पकड़ रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है आप IMF को कहें कि मेहरबानी करें। तो आपको पहले ही बात सोचनी चाहिए थी। देखें, IMF जो बात कर रहा है, जो इसाक डार साहब बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं क्योंकि आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, ऐसी बात नहीं है। 3-4 चीज़ें हैं। IMF पूछ रहा है कि भाई आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे जो आपने किस्तें देनी है बैरूनी, अच्छा हम तो आपको इतने दे देंगे, बाकी कहाँ से आएंगे। अच्छा, फिर IMF कह रहा है कि आपका बजट जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। IMF कह रहा है कि आपने जो टारगेट रखा है टैक्स का, ये टैक्स के पैसे कहाँ से आएंगे। फिर ये आपने जिस तरह से बहुत सी ऐसे चीज़ें कर दी जिनका आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो वो ये रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे तो वो आप बात करें कि आप कहें कि जी कोई ऐसी बात वो कर रहे हैं जो समझ नहीं आ रही। फिर इसाक डार साहब देखें बहुत बड़े बड़े ब्लंडर कर रहे हैं। मुझे बताएं मुजम्मिल साहब, बल्कि आप भी इस पर बताएं ज़रा, आप भी अपनी राय दें कि पहले इसाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह दिया कि जनाब वो हमारे जो एटमी असासे हैं उनके पीछे हैं, कुछ लोगों को हमारे एटमी असासे जो है वो खटक रहे हैं उनकी आंखों में। फिर आप ये कहते हैं बैठकर कि IMF जो है वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है और फिर हमसे बात करना चाहता है। तो मुझे बताएं, अगर वज़ीर ख़जाना ये बात करेगा, अगर ऐसा है भी, तो क्या किसी मुल्क के वज़ीर ख़जाना को ये बात करनी चाहिए इस तरह से फ्लोर ऑफ द हाउस, या ओपनली आके कि IMF ये करना चाहता है? बिल्कुल, इसमें तो देखें ना, कंस्पिरेसी का भी वो जो कह रहे थे जियो पॉलिटिक्स और सियासत हो रही है हमारे खिलाफ, तो जब सवाल उनसे हुआ कि इसके क्या शवाहिद हैं आपके पास, तो उन्होंने कहा कि मैं आवाम के सामने ये बात नहीं कर सकता, ये नेशनल सीक्रेट है। जबकि मौक़िफ़ तो ये होना चाहिए था कि अगर ऐसी जियो पॉलिटिक्स है तो उसको ख़त्म करने के लिए तो आपको ये ज़िम्मेदारी दी है। लेकिन सदीक, जो आपने बात की कि IMF के जो MD से मुलाकात हुई है आज शहबाज शरीफ साहब की, पेशरफ नहीं हुई, मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि हमारे पास इस प्लान के फ़ेल होने के बाद जो प्लान B है वो प्लान A से भी तगड़ा है, और वो ये प्लान है कि 112 अरब डॉलर की फ़ंडिंग हम जो है वो सीख कर सकते हैं, जिसमें चीन भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है। तो अगर 100+ बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की इनके पास ऑप्शन है, तो फिर 1 अरब डॉलर के लिए क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्या लगता है आपको?
देखिए मुजम्मिल साहब, एक तो मैं आपको लाइटर नोट पे एक बात कर दूं कि मैं ज़ाहिर है इकॉनमी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो एक मौका ऐसा है कि मैंने कुछ अपनी यूट्यूब वीडियोस में इकॉनमी पे बात करनी शुरू की। तो इकॉनमी के एक बहुत बड़े उस्ताद हैं, बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत से चैनल्स पर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब ये क़यामत की निशानी है कि सदीक जान बैठकर इकॉनमी पे बात करेगा। तो मैं इकॉनमी पे तो बात के हवाले से कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट। हाँ, मैं उस पर बिल्कुल आ रहा हूँ, बिल्कुल वो तो ज़ाहिर है उसकी जो सारी चीज़ें उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन देखें मसला क्या है, मुझे ये ज़रूर पता है कि जब शहबाज शरीफ साहब आए थे अप्रैल 2022 में, तो 3 रिपोर्टर्स के ज़रिए खबरें लगवाई गई थी कुछ हुकूमती लोगों की तरफ से। यानी ये नहीं कि उन्होंने को पैसे दे के खबरें लगवाई थी। जैसे होता है कि मुझे कोई हुकूमती वजीर कहता है कि यार मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ये होने जा रहा है, तो मैं तो खबर दूंगा। तो 3 रिपोर्टर्स के ज़रिए खबरें लगवाई गई थी, और उन 3 रिपोर्टर्स की खबरों के मुताबिक जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनती थी ना पाकिस्तान जो आनी थी शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, वो $40 अरब थी। 3 रिपोर्टर्स, और उनमें से 2 बड़े क्रेडिबल नाम थे। उनके जरिए ये खबरें लगवाई गई कि जनाब दुनिया तो इंतजार कर रही थी कि जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने तो बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया था। जो हमारे तल्लुकात हैं दुनिया से, पूरी दुनिया देख रही थी कि कब शहबाज शरीफ साहब आएँ और हम बस जो है ना वो भाग के जाएं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो $40 अरब की इन्वेस्टमेंट की खबरें लगवाई गई थी। एक रिपोर्टर ने कहा इतने अरब डॉलर आ रही है, दूसरे ने, तीसरे ने, टोटल फिगर मिला के $40 अरब बनती थी। क्या वो हुआ? नहीं हुआ। 15 माह में मुझे बताएं कोई एक मंसूबा, कोई एक दावा, कोई एक वादा, कोई एक कही गई बात इस हुकूमत की जो पूरी हुई हो। देखें जो ये अभी नया मुआशी प्लान आया है, मैंने बहुत इकॉनमी के लोगों को सुना, मैं उनकी बात आगे बता सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। ज़ाहिर है हम सीखते हैं उनसे, सुनते हैं। वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल यही हाल है कि आप अपनी ज़राअत को आगे लेके जाएं। कल भी हमारे प्रोग्राम में खाकान नजीब साहब ने ये बात की, इसी तरह से ज़ीशान मर्चेंट साहब ने बात की। लॉन्ग टर्म बिल्कुल ठीक है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आप ज़राअत के ऊपर तवज्जो दें, माइनिंग, ये वो सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। लेकिन मसला ये है मुजम्मिल साहब के इस तरह के प्लान तो 2019 में भी बने थे, उनका क्या हुआ? चलें आप कहते हैं यार 2019 को छोड़ दें अब ये, लेकिन ये होगा क्योंकि पूरा तमाम इदारे भी एक पेज पर हैं और ये जरूर होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात ये तो हुकूमत ही 2 माह के लिए है। क्या फिर इसका ये मतलब है कि ये हुकूमत लंबी चलेगी, या इसका ये मतलब है कि ये हुकूमत तो चली जाएगी ये बुनियादी चीजें करके, लेकिन फिर वो जो निगरान एक सेटअप आएगा वो लंबे अरसे के लिए होगा? असल मसला जो है बिल्कुल वो इम्प्लीमेंटेशन का ही मसला है। और साथ साथ ये भी है कि प्लान अनाउंस तो हो जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना होता है, सवाल ये है। सियासी मैदान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम ये देख रहे हैं पार्टी के और नून लीग के जो तजादात हैं आपस में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो दिन ब दिन हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़रा ये भी बता रहे थे कि ईद के बाद कोई बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा, लेकिन जो डिनाई किया जाता है, एहसन इकबाल साहब ने भी ये बात की, शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको डायरेक्ट किया कि आप खुलेआम जलसों में बयानबाजियाँ ना करें, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो आपस में लीडरान हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या बातें कर रहे हैं, क्या बयानात दे रहे हैं, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट कितना वाज़ेह है, ज़रा ये दिखाते हैं आपको। फ़रतुल्लाह बाबर साहब हों, नदीम अफजल चंद साहब हों, तारिक फजल चौधरी साहब हों, इन सब के बयानात ये दिखा रहे हैं कि अब ये जो खुल के एक तज़ाद है ये इसका इजहार भी करना शुरू हो चुके हैं। और कहीं फ़ंड्स की शिकायत की जा रही है, कहीं ये कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये कर रहे हैं, हमें शेयर नहीं दे रहे, कहीं ये कहा जा रहा है कि जो इंतज़ामिया है ये उनकी है, हमारी नहीं है, गवर्नमेंट का फेस ये हैं। तो सदीक इसको फ्रेंडली फायर समझें या आपको लगता है कि जेन्युइन कंसर्न्स हैं और असल में ये जो इख्तलाफात हैं ये उन बुनियादों पे खड़े हुए हैं जो नज़रियाती बुनियादें हैं? देखिए ये फ्रेंडली फायर तो अब मुझे नहीं लगता, लेकिन मसला ये है, देखें ना कि पहले हमने ये कहा कि जो नजम सेठी साहब वाला मामला था, नजम सेठी साहब वाला मामला उस पर ज़ाहिर है सरेंडर करना पड़ा मुस्लिम लीग नून को, और मियां नवाज शरीफ की बात नहीं मानी गई। नजम सेठी साहब खुद जरदारी साहब से मिलना चाहते थे, वो नहीं मिले। अब फिर मामला उसमें एक स्टेप आगे चला गया है, और वो ये चला गया है कि अब एहसान मज़ारी साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में आपके सामने कहा, उन्होंने कहा कि हम ऑडिट करवाएंगे ये जो नजम सेठी साहब ने फ़ंड्स खर्च किए हैं, जो इन्होंने तकर्रियाँ की हैं, जो किया है इन्होंने, उसका हम सारा ऑडिट कराएंगे। तो आप मुझे बताएं कि आप अगर नवाज शरीफ साहब की इतनी करीबी शख्सियत के ख़िलाफ़ ऑडिट कराएंगे तो फिर मामला तो गड़बड़ होंगे। फिर यहाँ पे देखें ना कि नदीम अफजल चंद साहब जो बात कर रहे हैं पंजाब में जो कुछ हो रहा है, KPK के हवाले से फैसल करीम गुंडी साहब बात करें। अब फैसल करीम गुंडी साहब पार्टी में अहम पोजीशन रखते हैं, KPK के हवाले से उनकी बात को इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर ये भी देखें कि वो DI खान में मौलाना फजल रहमान के बड़े तगड़े सियासी मुखालिफ हैं, तो उनकी बात की इंपॉर्टेंस पार्टी के अंदर है, पार्टी के अंदर बड़ी अच्छी उनकी एक पोजीशन है फैसल करीम गुंडी साहब की। इसी तरह से पंजाब का जहाँ पे मामला आएगा, पंजाब का मामला ना भी हो
तो नदीम अफजल चांद साहब जो हैं उनकी वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट है। उनके जो सियासी मुखालफीन हैं वो भी उनका एक एहतराम करते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के साथ जब नदीम अफजल चांद साहब थे उस वक्त भी वो काबीना में बैठकर बात करते थे, आम आदमी की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, माफियाज के खिलाफ बात करते थे, खुलकर बात करते थे। और मैं आपको बताऊं, चांद साहब ने एक मीटिंग के अंदर यहाँ तक कह दिया, जो चेयरमैन पीटीआई थे उनको यहाँ तक कह दिया कि ये जितने लोग, एक तर्जमानों का एक इजलास था, और आपको पता है कि यहाँ हमारी हर पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये होता है कि क़यादत की बहुत से रहनुमा बैठ के और खुशामद करते हैं या वो बात करते हैं जो क़यादत सुनना चाह रही होती है। तो एक मीटिंग में बड़ा खुल के नदीम अफजल चांद साहब ने कहा कि हमें अगर आप यहाँ पर बुलाते हैं तो हमारा काम यह है कि हम आपको सच बताएं, हकायक बताएं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ लोग बैठ के खुशामदें करते हैं। और चांद साहब ने वहाँ पे खुल के कहा था कि ये गलत चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से माफियाज को फायदा दिया जा रहा है, ये होना चाहिए जो नहीं हो रहा, और ये जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने खुल के की, तो बड़ी उनका एहतराम भी है चंद साहब का, उनकी आपको पता है एक इंपॉर्टेंस भी है उनकी बात की। तो ये चीजें अब आगे बढ़ेंगी, पीछे नहीं आएंगी और ये मामला हल नहीं होने वाले। इससे कंक्लूड फिर हम ये करें कि ये मामला जिस तरह से आप भी कह रहे हैं आगे बढ़ेगा, तो जो खबर है कि अब रास्ते अलहदा हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है, आपको लगता है कि जान है उसमें अब? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब ये भी तासुर दे रही है कि पीपल्स पार्टी ये भी तासुर दे रही है कि जनाब ये तो नून लीग जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। और मैं उस पर थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आवाज़ दुरुस्त तौर पर नहीं आ रही थी के दरमियान में, क्योंकि हमारे वो एक ब्रेकिंग चल रही थी कि जो चांद साहब को पता नहीं आपने वो शॉट चलाया ही नहीं चलाया जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक पार्टी है जिसको बैसाखियों का इंतजार है, वो बैसाखियों के बगैर वो जा नहीं सकती इलेक्शन में, तो उनको बैसाखियों का इंतजार है। इस तरह की भी उन्होंने बात की है उसी प्रोग्राम में, ITV के प्रोग्राम में। तो बात यह है कि जब इस तरह के बयान देंगे और इस तरह से खुल के आप बात करेंगे, इस तरह से खुल के तनकीद करेंगे, तो फिर ये फ्रेंडली फायर तो नहीं है। लेकिन मसला ये है कि नून लीग जो है, नून लीग ने भी अब ये फैसला किया है कि वो इस सारा मामला आसिफ अली जरदारी साहब के सामने रखेंगे और उनको ये बात कहेंगे कि जनाब आपकी पार्टी के रहनुमा ये बातें कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आप आजकल ना सिर्फ नून लीग की बेबसी देखा करें। जब पीपल्स पार्टी के हवाले से बात आती है, मैं अज़मा बुखारी साहबा को देख रहा था मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में, वो बेचारी इतनी बेबस थी कि उनका ज़ाहिर है उनका अंदाज तो जारहाना है, वो मरियम नवाज साहबा के क्लोज हैं और जारहाना हमेशा वो बात करती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के मामले में हाथ बांध दिए गए हैं नून लीग के जो एग्रेसिव रहनुमा है उनके भी, कि आपने कोई बात नहीं करनी। अब वो आए बाएं शाएं और मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं, फिर बोलेंगे तो ये होगा। लेकिन इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये भी तो हो सकती है ना, जो सुनने को भी मिल रही है कि पीपल्स पार्टी ने पार्टी के इनर सर्कल्स में ये फैसला किया है कि जो पंजाब में एंटी नवाज वोट है उसको कैप्चर कैसे करना है, और उसके लिए ये हिकमत अमली है। तो इस पर इत्तेफाक है इससे आपको? देखिए ये बात तो एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी ने वोट लेना है तो वो PMLN को टारगेट करके वोट लिया जा सकता है ना। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपना वोट बैंक खोया क्यों है? जब उन्होंने नून लीग के साथ पैचअप कर लिया, जब वो नून लीग के साथ एक पेज पर आ गए। और इसी वजह से आप देखें कि जो पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा जिनका ताल्लुक पंजाब से है, अब एतजाज हसन साहब कितना बड़ा नाम है, लतीफ़ खोसा साहब कितना बड़ा नाम है, एतजाज हसन साहब के पास कई ऐसे मौके आए कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हुए। उन्होंने कहा सारी उम्र मैंने पीपल्स पार्टी को दे दिया, मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको ये भी बताऊं कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की एतजाज हसन साहब ने और लतीफ़ खोसा साहब ने, तो मैंने आखिर में सवाल किया, मैंने कहा ये बताएं कि आप तो आज की समात में बड़े मुतमईन हैं, लेकिन आपकी पार्टी मुतमईन नहीं है। उन्होंने तो आप दोनों की रुकनियत तक जो है वो मुअत्तल कर दी है। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया, वो वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा छोड़ें ये इस सवाल को, उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन एतजाज हसन साहब ने कहा कि जो फेम बनाई जा रही है यही वॉल ऑफ फेम साबित होगी। तो उन्होंने कहा कि ये आप देखेंगे। तो एतजाज हसन साहब ने ये जवाब दिया और पार्टी के अंदर जाहिर है उनकी बिल्कुल है। लेकिन अगर इस तरह इख्तलाफात जिस तरह हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, तो निगरान वज़ीर आज़म का फैसला जो है, आपको लगता है उस पर भी इम्पैक्ट होगा इस सारी चपकलिश का जो हम देख रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर इत्तेफाक नहीं करती उस पर, तो क्राइसिस खड़ा हो जाएगा इससे। मेरा ख्याल है कि वो क्राइसिस उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि ये जब इनका इत्तेफाक नहीं होगा तो वैसे तो देखें हुकूमत और अपोजिशन ने, यानी राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ने वो कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी की बात माने, जो तो एक ऐसा टाइम होगा जब पीपल्स पार्टी का साथ होना ना होना मैटर नहीं करेगा। तो शहबाज शरीफ ने नाम देना है और राजा रियाज साहब ने देना है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं जो नाम जिस नाम का इंतखाब राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब जैसी बड़ी शख्सियात करेंगी तो वो कितना क्रेडिबल नाम होगा। और अगर ये दोनों इत्तेफाक नहीं करते तो फिर जो तीसरी शख्सियत है वो तो बहुत ही कमाल है, वो फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब है।
तो वो उसी तरह से ही करेंगे जैसे मोहसिन नकवी साहब का नाम नून लीग ने पहले दिन बता दिया था। जब किसी को पता ही नहीं था कि कौन आएगा, उन्होंने पहले नाम दिया था तो फिर वही हुआ। ठीक है सदीक, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। वजीर आज़म कल लंदन जा रहे हैं, जहाँ पर ओन चौधरी भी मौजूद हैं, जहांगीर तरीन भी मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। तो ये महज इत्तेफाक है या आपको लगता है कि कोई डॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं, ये तो तय है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या तो नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करेगी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन के बिल्कुल जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो शामिल हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून में जम हो जाएगी। और शेर के निशान पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अलग से इलेक्शन में ये अलग से निशान पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं होगी। सीट एडजस्टमेंट भी होगी तो शेर के निशान पे होगी, और अगर जो है वो पूरी पार्टी जम हो जाती है फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। ये कंफर्म है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल अच्छा या बुरा वो मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल है। और आखिर में सदीक, जो बड़ा मसला है जो आवाम को दरपेश है, 6000 मेगावाट की जो शॉर्टफॉल है बिजली का, 10 घंटे की लोड शेडिंग है और सस्ते तेल से बिजली बनाने के बाद भी सप्लाई नहीं जा रही, इस पर कुछ डिसाइड कर रही है गवर्नमेंट कि अगर अगले इलेक्शन में जाना है तो इससे पहले इसको कैसे मैनेज करें? अदरवाइज़ तो सियासी मौत हो जाएगी हर उस पार्टी की जो कि इस सूरत हाल में वोट मांगने जाएगी। देखें मुजम्मिल साहब, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, ये और बढ़ने जा रही है। इनकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये कुछ होगा, और हर चीज़ जब सर पे आन पड़ती है तो फिर ये भागते दौड़ते हैं करने के लिए। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि लोगों को आज हम ज़्यादा बात नहीं कर सके, कल में बात करनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से बचने की जो तदाबीर हैं, लोगों को जो है वो एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रही हैं, लोग जो है एहतियात करें। बहुत शदीद गर्मी है, क़यामत खेज़ गर्मी है और हीट स्ट्रोक के बहुत ख़तरात हैं। तो लोग हर जो शहरी है वो अपना बचाव करें, अपनी फैमिली को एजुकेट करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत। और मैं आज देख रहा था सुबह कि हर तीसरा फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लिख रहा था कि रात 10 घंटे बिजली नहीं थी, 12 घंटे बिजली नहीं थी, और ये लोड शेडिंग बढ़ने जा रही है। क्योंकि हुकूमत आपको पता है कुछ और कामों में बहुत मसरूफ है, मियां साहब की वापसी समेत और बहुत से मामला हैं। बिल्कुल, तो इशूज़ की पॉलिटिक्स जो है वो करनी पड़ेगी, और जो लोड शेडिंग में इजाफा है और साथ साथ हीट स्ट्रोक है, इससे जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं इसको मैनेज करने की बात करनी पड़ेगी। सदीक जान हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।